हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं वीपीओ के लिए स्पेशल मैराथन। तो इसके अतिरिक्त यदि आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए या आगामी लेखपाल, या आप कर सकते हैं अन्य कोई एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपके लिए आज का मैराथन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज आप सब देख रहे हैं कि इसमें रिवीजन के हिसाब से रखा गया टॉपिक वाइज, मतलब सारा इसमें सब कवर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं क्वेश्चन आंसर डाले हैं? क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम भी करीब है, 9-10 दिन एग्ज़ाम का है ना। तो जल्दी जल्दी आप सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले जिक्र होता है चुनारगढ़, है ना। चुनारगढ़ कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में, ना, सब लोग को पता है। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। ठीक है, इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनवा मंडप, 52 खंभा सौर घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि 52 खंभा सौर घड़ी घड़ी कहाँ है, तो आप बताएंगे चुनारगढ़ में। ठीक है, तथा भर्तृहरि की समाधि, जिसे बोलते हैं अनूप वेदिका, ये सब दर्शनीय विरासत कहाँ पर है? चुनारगढ़ में। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा, 52 खंभा सौर घड़ी, और ये तो पूछा गया एग्जाम में, भर्तृहरि की समाधि। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसी वक्त दोनों स्लाइड पर लेकर चलते हैं। ठीक है, ताकि एक ही बार में आपका कंप्लीट हो जाए। और दयाल बाग कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है, जो अभी जल्दी एग्जाम जो हुआ था फरवरी जनवरी में, आपसे पूछा गया था दयाल बाग के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक बहुत फेमस किला है कलिंजर का किला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कलिंजर किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक व सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कलिंजर किला कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बांदा जिले में। ठीक, प्राचीन काल में यह जिजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। आप जानते हैं बुंदेलखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? जिजाक भुक्ति, है ना। और 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार के स्वरूप में प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि अकबर ने कलिंजर किला कब जीता था, आप बताएंगे 1569 में, और किसको उपहार के रूप में दिया था? बीरबल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, इधर इस साइड पे सारनाथ, है ना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। वो भी कितने शिष्यों को दिए थे? 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिए थे। ये भी पूछा गया पेपर में। और इसी को, इनके उपदेश को ही क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तनम में मिलता है। आपसे यही पूछा जाता है कि जो सारनाथ है, सारनाथ को किस नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे ऋषि पत्तनम। ठीक है, आगे क्या है, तो उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में देख लेते हैं पहले। ठीक है, तब देखेंगे लखनऊ महानगर, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, और इसी दिन 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको बोला जाता है संयुक्त प्रांत, का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था। कब? 1950 में। ठीक है, और क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में पहली बार प्रथम स्थापना दिवस मनाया था उत्तर प्रदेश का। कब? 2018 में, है ना। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव कौन राज्यपाल किए थे? राम नाईक जी किए थे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए लखनऊ महानगर योजना से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट है। 1975 में नवाब आसफ उद्दौला ने अपने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। बहुत इम्पोर्टेंट है। आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ पर ले गया था? लखनऊ में। बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे ब्रिटिश रेजिडेंस हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन? हरकोट बटलर। आगे क्या है कि लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कितने परसेंट पर? 55%। आपके एग्जाम में दिया था वहाँ 50%। ठीक है, लेकिन कितना है? 55% से अधिक। ठीक,
आगे देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, तो लखनऊ में स्थित है और 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया था। आगे क्या है देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो ये आश्रम बिठूर में, बिठूर मतलब कानपुर में है। ठीक है, बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि बिठूर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अब की हो सकता है कि वीपीओ में रिवर से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, जो नहीं पूछा गया, अभी आप सब देख रहे हैं कि रिवर से बहुत कम क्वेश्चन पीछे पूछा गया था ना, तो रिवर हो गया, पहाड़ी हो गया ना, ये सब आप सब देख कर जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है ना, वाल्मीकि आश्रम का चित्रकूट में। एक देखिए बहुत फेमस पार्क है अल्फ्रेड पार्क, कहाँ पर है? कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है अल्फ्रेड पार्क। ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस व चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुआ था। जब चंद्रशेखर के पिस्तौल में मात्र केवल एक ही गोली बची थी, तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपने कनपट्टी पर सुताही गोली मार लिया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद इसी पार्क का जो नाम है पुनर्नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया और इसका नाम क्या बना गया? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। आपसे पूछा था कहाँ पर है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में। और भारत माता मंदिर आपसे पूछा जाता कहाँ पर है, तो बनारस में। यह वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में है। इसका निर्माण बाबू श्री प्रसाद गुप्ता ने किया था और इसका उद्घाटन कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने 1936 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत माता, देखिए भारत माता का जो मंदिर है ना, जैसे बहुत लोग से संबंधित है, फिर औरंगजेब हो गया, इनको फिर तोड़वा दिया था ना। आगे क्या है देखिए, भारत कला भवन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और चित्रकला के विकास में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापना कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, आगे देखिए सरधना मेला मेरठ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। सरधना कहाँ पर है? मेरठ में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ स्थित सरधना में करवाया था। इनके पति एक यूरोपीय वाटलर रेनहार्ट सांब्रे थे, मतलब इनका जो पति थे ना अंग्रेज थे, है ना। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी और अपने पति की मृत्यु के पश्चात बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। ठीक है, और क्या है देखिए, अंग्रेजों ने 1780 में बनारस के शासक राजा चेत सिंह को अधीनता के लिए बाध्य किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा चेत सिंह से क्वेश्चन भी बना पेपर में। शुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला व फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली खान अवध का नवाब बना था। देखिए कौन कौन? शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला और शहादत अली। अभी जल्दी पेपर में शायद मंडी परिषद में शहादत अली से भी क्वेश्चन पूछा गया था और आसफउद्दौला से, है ना, लखनऊ से क्वेश्चन बना था दोनों, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तीनों लोग कहाँ शासन किए थे? अवध पर। शहादत अली खान 1801 में सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को प्रयागराज और क्या गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और एटा, दक्षिण मिर्जापुर व कुमायूं का क्षेत्र सौंप दिया। ठीक है, और अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बादा, हमीरपुर, जालौन के आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। ठीक है, फिर 1833 में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। 1833 में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई। कब? 1833 में।
1757 में उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। ठीक है। आगे क्या है कि बरेली व मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज था। याद कर लेना, पठान सरदार नाजिब खान कहाँ, मेरठ और बरेली। मेरठ तथा दोआब क्षेत्र रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खान का राज था। ध्यान देना, जो रुहेलखंड का जो क्षेत्र है किसका शासक था? रहमत खान का। मेरठ हो गया दोआब और रुहेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। और मध्य दोआब की बात करें जैसे फर्रुखाबाद के, है ना, नवाब का राज था। आगे क्या है, वर्तमान में अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का शासन था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठा का राज था, है ना। मतलब जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा था वहाँ पर मराठों का शासक था। ठीक है, शासन था। आगे देख लेते हैं किसान आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में आया भी था। 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकादारों को भूमि लौटा दी। ठीक है, और उन पर किसानों से अधिक लगान वसूलने के लिए दबाव बनाया। इसी परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय जी और गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब स्टेटमेंट बेस से ही सब क्वेश्चन को डाला गया है ना, ताकि ये आपके पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। तो फरवरी 1918 में किसान सभा का गठन किया गया। किसके किसके निर्देशन में? मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र और नारायण द्विवेदी के। ठीक, और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र हैं। झिंगुरी पाल सिंह व दुर्गपाल के बाद बाबा रामचंद्र ने इसे विस्तार देने का कार्य किया। तो इसे पूछ लेता है कि इस जो किसान महासभा है कौन कौन संबंधित है। तो झिंगुरी पाल सिंह भी संबंधित है, दुर्गपाल भी और बाबा रामचंद्र देव भी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र जैसे नेताओं का इसका सहयोग भी मिला था। आगे देख लीजिए, जो पेपर में अब की बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बीपीओ में हो सकता है। देखिए, आप जानते हो जो 1857 की क्रांति है ना, प्रमुख केंद्र नेतृत्वकर्ता कौन था और ब्रिटिश का दमनकर्ता कौन था? ये दमनकर्ता, ये नेतृत्वकर्ता केंद्र। तो लखनऊ में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगम हजर महल और वर्जिश कादिर, है ना। और यहाँ का दमन कौन किया था? कोलिल कैंपबेल ने। कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे और तात्या टोपे जी थे। और कानपुर में दमनकर्ता कौन था? हैवलाक था। ठीक, और झांसी में बहुत इम्पोर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई थी और हीरोज खान। यही बोले थे झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी को कि एक मर्द की संज्ञा दिया था। ठीक है, और प्रयागराज में कौन थे? मौलवी लियाकत अली खान, कर्नल नील था दमनकर्ता। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे और कर्नल नील। और बरेली में खान बहादुर थे और कैंपबेल था। ठीक है, मथुरा में कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा में थे देवी सिंह और कर्नल नील। कालपी में कौन थे? तात्या टोपे, कर्नल नील। और गोरखपुर में कौन थे? गजाधर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, सन 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में आरंभ किया गया। मतभेद होने पर बाबा रामचंद्र देव ने अवध किसान सभा नाम से अलग संगठन बना लिया था। ठीक है, तो कौन अलग संगठन बनाए थे? बाबा रामचंद्र ने। दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित रैली में 1 लाख किसानों ने भाग लिया। तो रैली पूछ लेगा, रैली कहाँ हुआ था? अयोध्या में। 1921 के मध्य तक किसान सभा का प्रभाव जो हुआ लगभग खत्म हो चुका था। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है देवबंद आंदोलन, है ना। एका आंदोलन से देखिए साथ अभी पेपर में आपके जल्दी भी उसमें आया था, किसमें? सचिवालय में। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन आप सबको अच्छे से पढ़ना है।
मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866-67 में। इसका प्रमुख केंद्र सहारनपुर जनपद था, ठीक है, जो एक स्थान पड़ता है सहारनपुर का, देवबंद। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना किया। शिक्षा का जो उद्देश्य था, सरकारी नौकरी के लिए तैयार नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिक और नैतिक पुनरुद्धार करना था, ठीक है। तो इसका जो शिक्षा का जो फोकस क्या था, सरकारी नौकरी लेना नहीं था, बल्कि मुस्लिम का जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, है ना, आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके परिप्रेक्ष्य में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो देवबंद आंदोलन और देख लेते हैं। देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ध्यान देना, इसने जिहाद का भी नारा दिया। वह सैयद अहमद द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, है ना। और अलीगढ़ जो आंदोलन चलाया गया था सैयद अहमद के द्वारा, उसका विरोध भी किया था। कौन आंदोलन? देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि देवबंद आंदोलन के प्रबल समर्थक कौन थे? शिवली नुमानी थे। और इनका जो एक प्रमुख आप कह सकते हैं घटना, इन्होंने क्या किया, 1804 से 5 में लखनऊ में दारुल उलूम तसा नदवतुल उलमा की स्थापना किया। तो आप खाली इतना ही रट लीजिए, दारुल उलूम तसा की स्थापना कौन किया? शिवली नुमानी ने, है ना। और एक इसके समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे देवबंद आंदोलन के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एक आपका और आंदोलन, एका आंदोलन। लगान में अत्यधिक, यही आपसे पूछा गया था पेपर में शायद, ठीक है। लगान में अत्यधिक वृद्धि हुआ, वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी पासी व सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई, बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत किया। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था, ठीक है। तो आपके पेपर में इसका स्थान भी पूछा गया था, ठीक है। आगे क्या है? अलीगढ़ आंदोलन, जिसका देवबंद आंदोलन ने क्या किया था? विरोध भी किया था, है ना। अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर कौन थे? सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। 1875 में सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन, कुल आप जानते हैं कितने अधिवेशन हुए थे? 9 अधिवेशन, है ना, जिसमें 3 प्रयागराज, 3 लखनऊ, है ना, ऐसे सब हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब की बार बीपीओ में यहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था ना, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले, जो पहले यूरोपीय भी थे, अंग्रेज था पहला। 1892 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। 1899 कहाँ हुआ था? लखनऊ में, रोमेश चंद्र दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में कहाँ हुआ था? बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम बेटनबर्ग ने अध्यक्षता किया। 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार, बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 वाला। 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया था, ठीक है। आगे क्या है? 1935 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू। 1935 में 1936 होना चाहिए, ठीक है। 1946 या 45 कह सकते हैं, कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी महोदय ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, हम आपको बताते चलते हैं, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का स्थापना कौन किया थे? अकबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि जो फतेहपुर जो बुलंद दरवाज़ा है ना, उस किसके उपलक्ष्य में बनवा था अकबर ने? तो गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, और जौनपुर की स्थापना कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। आगरा सिकंदर लोदी ने 1504 में। ठीक है, और जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था। देखिए जामा मस्जिद बहुत जगह जामा मस्जिद है। ठीक है, और देख लेते 84 गुम्बद, बहुत इंपॉर्टेंट है, जालौन ज़िले में है, और जामा मस्जिद मुरादाबाद में भी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ भी जामा मस्जिद है, इल्तुतमिश ने बनवाया था, है ना। और बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। आप जानते हैं कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था, मतलब वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में है। ठीक है, कामतगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। और कलिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा जिले में। और देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी। बहुत इंपॉर्टेंट है देवा शरीफ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आर्थिकी थोड़ा देख लेते हैं। निर्यात विकास केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा, खुर्जा, खुर्जा कहाँ? बुलंदशहर में। मेरठ निर्यात केंद्र है, ये सब निर्यात केंद्र है, यहाँ से कोई ना कोई वस्तु को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक, जबकि प्रयागराज में यूपी का निर्यात केंद्र नहीं है। यही आपसे पूछा भी गया पेपर में कि कौन सा निर्यात केंद्र है, कौन सा नहीं है। तो निर्यात केंद्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सारे प्रसिद्ध मतलब फेमस क्षेत्र में प्रयागराज नहीं है निर्यात केंद्र में, इसीलिए सब स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, कि प्रयागराज तो होगा ही। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी में। बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा इसे केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखा गया था, मतलब जब मोदी जी आए थे तभी इसकी व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवार्षिक योजना में प्राप्त किया था। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? 10वीं। और सबसे कम कौन सा? 9वीं में। देख लेते हैं, इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो सभी पंचवार्षिक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थी। ठीक है, तो 10वीं में कितना का वृद्धि हुआ? 10.8। देखिए बहुत आसान है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है ना। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवार्षिक योजना में 9.5 दर्ज किया गया था प्रतिशत। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि तो आप सबको पता चल गया 10वीं में, और सबसे ज़्यादा कम कब हुआ था? 9वीं में। ठीक है, तो 9वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास दर नकारात्मक थी। इस दौरान कितना था? -0.9% था। देखिए 10वीं में सबसे ज़्यादा वृद्धि 10 पॉइंट समथिंग। ठीक, और सबसे ज़्यादा कम कब हुआ था? 9वीं में, है ना, 0.9। देखिए आसान है थोड़ा, अगर आप समझेंगे। देखिए यहाँ भी 9, यहाँ भी 0.9 माइनस में था। ठीक है, आगे देखिए स्टॉक एक्सचेंज, ये भी पूछ सकता है बीपीओ में, है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त एक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक, आगे क्या है? कृषि श्रम उत्पादकता बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर? पश्चिमी क्षेत्र में। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी, है ना। और कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, देख लीजिए आप सब, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो ज़्यादा डेवलपमेंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सबसे कम कौन सा है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? मध्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद पूर्वी, उसके बाद बुंदेलखंड। तो आपसे
पूछ सकता है, ऐसे मिलान करने के लिए क्रम वाइज दे देगा ना कि उत्पादकता के बढ़ते क्रम में घटते क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी, उसके बाद मध्य, उसके बाद पूर्वी, उसके बाद बुंदेलखंड। ठीक है, आगे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषणा किया कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित होगा। तो यही आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ है, बताएंगे ग्रेटर नोएडा में। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने और राज्य तथा अन्य जगहों पर आईटी व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक, 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना, कि कुल आकांक्षी जिलों में आप कह सकता है कि 112 जो आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, उसमें से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं, तो आप बताएंगे 8। ये जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, यही सब 8 जिले हैं। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र कुल कितने हैं, 31 है ना, पूछा जाता है पेपर में। मुरादाबाद व कानपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने वाले स्थानों में शामिल है। ठीक है, प्रदेश में वर्तमान में 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील है। तो टोटल कितना, 31 में से कितना क्रियाशील है, 14। ठीक है, तो वैट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था, बट ये सब अब बंद हो गया क्योंकि अब इन सब के स्थान पर क्या आ गया, जीएसटी। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कुल 8 राज्य से लगाता है। ठीक है, और एक यूटी से लगाता है। यूटी में कौन आता है, दिल्ली आता है। तो कुल मिला के यूटी और राज्य को लेकर के कुल 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा जोड़ दे और अगर इसमें नेपाल को भी जोड़ देना तो 9 में 1 और जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मिलाकर, यूटी को मिलाकर कुल कितने से बाउंड्री शेयर करता है, 10 क्षेत्रों से। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ठीक है, और आप सब यहाँ देख सकते हैं एरिया, जिले वाइज एरिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप सब देख सकते हैं। ठीक है, आप सब 5 जो क्रम होते हैं, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, आपसे पूछा जाता है। इतना डीप में नहीं पूछेगा कि बीच बीच से एरिया उठा के दे देगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा आप सबको बता देंगे ज़्यादा। अब देखिए पूर्वी सार, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी सार कौन है, बलिया है ना, जो बिहार को स्पर्श करता है, जिसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। ये यूपी के 3 जिले मऊ, गाजीपुर, देवरिया व बिहार के तीनों जिले भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। ठीक है, और क्या इसमें उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2021 व जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2,40,000। कौन सा पार्ट है, तो भौगोलिक सीमा के इधर यही सब है ना, यही सब एरिया दिया है। ठीक है, तो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक कब का, 2011 का जनगणना के अनुसार और 2021 का जो सांख्यिकी डायरी आया था उसके हिसाब से। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसका याद करना, जो सबसे बड़ा है जैसे लखीमपुर खीरी, और जो सबसे छोटा है जैसे हापुड़, है ना, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7680 किलोमीटर स्क्वायर है। किंतु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, इलाहाबाद है।
जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं ना। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बता रहे हैं। और जिलों का उत्तर से दक्षिणी क्रम में सही क्रम, सबसे उत्तर में कौन है? सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, जिसको अब क्या बोला जाता है? भदोही। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल वन, ठीक है, 2023 का रिपोर्ट के हिसाब से है। ठीक है, नया अपडेटेड है। उत्तर प्रदेश में वन का कुल क्षेत्रफल करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.88% है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में वातावरण व वृक्षावरण तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षावरण कितना है? 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। और यूपी में वन क्षेत्र का विकास वर्तमान सरकार के पौधारोपण के अभियान का नतीजा है। अब जानते हैं योगी जी ने खूब पेड़ लगाना, लगभग 36-37 करोड़ क्या लगाए हैं? पेड़ ही लगाए हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, उसके बाद कौन है? मिर्ज़ापुर है। ये आपको तीनों डाटा याद होना चाहिए। और यूपी में सबसे कम वन कहाँ पर है? भदोही में है। ठीक है, और यूपी में वन विभाग की स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855 में हुआ था, बहुत पुराना है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के शीर्ष 4 राज्य है ना। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट यूपी का रैंक आपको पता होना चाहिए। यूपी का रैंक कौन सा? चौथा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। पहले स्थान पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा स्थान अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और देख लेते हैं अन्य प्रथा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में, मतलब जो बुंदेलखंड के होंगे, जैसे जो भी स्टूडेंट होंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के, उनको बहुत अच्छा पता होगा, है ना। तो यदि आप सब में कोई बुंदेलखंड से वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्या है अन्न प्रथा के बारे में 2-4 लाइन लिखने की आप सब ज़रूर कोशिश कीजिए। यूपी में बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि व वानिकी के विकास के लिए ये प्रथा अभिशाप है। इस प्रथा के तहत किसान चैत मास कब होता है? जब गेहूं कट जाता है ना, चैत मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जिससे इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, आगे क्या है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र तो कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। अभी तक तो ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। जो आजकल आयोग जिस हिसाब से फायर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो कोई डरा नहीं इसका है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक, केंद्रीय मैदानी भाग, तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है। केंद्रीय मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और मध्य मैदानी क्षेत्र। तो जब आप सब एक बार पढ़े रहेंगे ना, जब पेपर में आएगा तो आप सबका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये नहीं है कि ये है। ठीक है, तो आप सब सबसे आगे हो जाएंगे। तो देख लेते हैं जनसंख्या के बारे में अब थोड़ा बहुत। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 16.5% है ना, 16.5। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। उत्तर प्रदेश के 2001 से 2011 तक दशक की वृद्धि दर कितनी थे? 20.23%, मतलब 20.23। और महिला साक्षरता दर कितना है? 57.18% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसका लिंगानुपात कितना है? 912 है। जबकि देश का या कह सकते राष्ट्रीय
जो लिंगानुपात कितना 943। तो आप देख रहे हैं, कंपेयर कीजिए तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ना, राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा कि कम है, तो कम है लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है 67.7 है, और जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है, लगभग 73 की 74% है, शायद 74 होगा। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं 73% है 67, तो साक्षरता दर में भी पीछे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और लिंगानुपात में भी पीछे है, तो दोनों में पीछे है, क्योंकि इसी दोनों को स्टेटमेंट को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अपने दिमाग में रखे रहिए, दोनों कम है, लिंगानुपात में भी कम है और साक्षरता दर में भी उत्तर प्रदेश कम है राष्ट्रीय से। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, 56.3, जो कि उड़ीसा से कम थी। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है 2001 का, क्योंकि 2011 का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति का जो लिंग साक्षरता दर कितना 67.7, और मेल का कितना है 77.3, और फीमेल कितना 57.2। और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती जा रही है, और महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि की दर के अनुरूप समगति नहीं हो रही है। बात सही है, समगति मतलब बराबर, अभी भी महिलाओं का क्या है, कम है। ठीक है, साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसका है, गौतम बुद्ध नगर का है ना, 80.12%, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद, एकदम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम सबसे कम किसका, श्रावस्ती का है, इसका डाटा याद होना चाहिए, कितना 46.7। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। अच्छा देखिए, जो ये तीनों है ना, तीनों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, तीनों एक दूसरे से सटा हुआ जिला है। ठीक है, इसके बाद बदायूं, फिर रामपुर, ये याद कर लीजिए, पूछ सकता बीपीओ में साक्षरता दर। और इलाहाबाद की साक्षरता दर कितना है, देखिए ये अलग अलग जिला वाइज नहीं पूछेगा, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बनाएगा। ठीक है, नहीं तो 75 जिला का कौन याद करेगा। ठीक, हाँ ये महिला वाला पूछ सकता है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पढ़ी लिखी, कानपुर, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, इटावा, गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया। ये ऑर्डर आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर कितनी है, 34.8 है, जो कि अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। मतलब श्रावस्ती के कुल कम ही कम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कुल साक्षरता दर हो ना, सब श्रावस्ती की कम है। और आप जानते हैं कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बुद्ध जी ने क्या दिया था, उपदेश दिए थे, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कम ही है। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। ठीक, और इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर 25.39% थी, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 24.66% रही। और इस दशक के बाद उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में अधिक रही। इसके बाद हमेशा आगे ही था उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए दुधवा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, और भी कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और भी कहाँ, लखीमपुर खीरी जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है, और 1968 में इसको स्थापित किया गया था, और 1977 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1968 और 1977। और हस्तिनापुर का जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार माना जाता है ना, हस्तिनापुर जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र होता है ना, यही कवर करता है। इसका क्षेत्रफल देखिए पहले इतना था, अब इसको काट दिया गया, तोड़ दिया गया ना, अब इतना नहीं है। ये तो अब 2000 वाला डाटा मत याद कीजिए, अब 1100 समथिंग हो गया है। ठीक, और इसका स्थापना तो ये आपको याद ही करना है, कब, 1986 में हुआ था।
आगे क्या है, चंदप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, चंदप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1957 में, 1957 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार भी यही है, चंदप्रभा। ठीक, आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 से 2000 के दशक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सन आप सबको याद होना चाहिए। कितना था 1991 से 2001 के बीच, 25.85। और 2001 से 11 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो वृद्धि दर है ना, कितना 20.22%, मतलब 20.22%। ठीक, जबकि अंतरिम आंकड़े के अनुसार यह कितना 20.9। तो दोनों याद कर लीजिए, अंतरिम आंकड़ा भी ये भी। आगे क्या, बब्बर शेर सफारी, इसे आप सब तो परिचित होंगे ही, कहाँ पर है, इटावा में। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क विकसित किया गया, जिसका नाम परिवर्तित कर अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, पहले इसको देख लेते हैं। वर्ष 1991 से 2001 के बीच लिंगानुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। ठीक है, 1991 से 2001 के मध्य उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था ना, 19 अंकों की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और जो 2001 में कितना हो गया था 898 हो गया था। अब कितना है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पश्चिम बिहार है, अब इसको बताते हैं ना। पश्चिम बिहार, समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, रायबरेली। नवाबगंज कहाँ, उन्नाव में है ना, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जो था। और बखीरा कहाँ पर है, संत कबीर नगर। और सांडी कहाँ है, हरदोई में। और ओखला कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। महावीर स्वामी कहाँ, ललितपुर है ना, सबसे छोटा भी है। पार्वती अर्गा कहाँ, गोंडा में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये भी सुर्खियों में भी है ना, क्योंकि यहाँ पर मनाया गया है वेटलैंड वाला जो है ना। और सुरह ताल कहाँ पर है, बलिया जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं खनिज, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट खनिज पाया जाता है। ठीक, सोनभद्र में क्या पाया जाता, तांबा। ललितपुर में यूरेनियम तांबा दोनों पाया जाता है। प्रयागराज में सिल्का बालू पाया जाता है। और मिर्जापुर में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। बादा में सिल्का बालू। सिंगरौली में कोयला। और बुंदेलखंड में डायस्पोर और पायरोफिलाइट पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य, बिल्कुल बात सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान, देखिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि कर्मकारों में योगदान कितना, 59.3% है। ठीक, और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसान समृद्धि आयोग, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। कब, नवंबर 2017 में। और उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं गया पेपर में, आप सबके आ सकता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। ठीक है, और कुछ इस साइड का देख लेते हैं। आगे क्या है, अभी इधर का ही पार्ट उस साइड पे लिखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रथम चरण में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसके माध्यम से चलाया जा रहा है, तो आप बताएंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है ना। इस परियोजना का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 2004 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। ठीक है, और यूपी डेस्क है ना का दूसरा चरण कब हुआ था, 27 नवंबर 2007 को राज्य सरकार के वित्तीयन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसे बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित किया गया। और यह चरण
31 मार्च 2013 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सीमांत किसान किसे कहते हैं ना, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, सीमांत किसान बोला जाता है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले पेपर में पूछा गया था। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। आप कह सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, परवा और रक्कड़। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कड़ अपरिचित मिट्टी होती है, ठीक है। तो इतना आप सबको पता होना चाहिए कि लाल मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी भी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में ना, और लाल मिट्टी दोनों पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक तो काली मिट्टी और एक तो लाल मिट्टी, ठीक है, जो अभी आप सबको बता दिए। तो काली मिट्टी के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी बोलते हैं और दूसरे भाग को माड़ इसमें लिखा ना, माड़ भी बोला जाता है ना, कहीं कहीं लिखा जाता है माड़। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। कावड़ मिट्टी से एक काली मिट्टी के पार्ट है ना, और माड़ मिट्टी भी काली मिट्टी के पार्ट है। मृदा भी उर्वर मिट्टी है, यह गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी और ललितपुर बांदा जिले में पाई जाती है। तो इसका क्षेत्र बहुत जगह है, ठीक है। अब देखिए दशहरी आम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के ककोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुआ था, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, दशहरी पड़ गया। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई, इन जिलों में आम की खेती किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप सब पेपर में देख रहे थे अभी तक तो फसल से कम पहले क्वेश्चन पूछा गया था फसल से, है ना, तो एक आध क्वेश्चन पूछा गया था, पूछने की जाने की संभावना है फसल से, ठीक। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है ना। और नोट, भारत जो है मेथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। भारत जो है पूरे विश्व में 80% सबसे ज़्यादा मेथा उत्पादन करता है ना। अच्छा, मेथा तेल को हमारे यहाँ आप सबके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, मेथा तेल आप सब जानते हैं, जो छोटा छोटा पौधा होता है जैसे पुदीना पत्ते की तरह रहता है ना, और जो उसका बहुत ठंडा रहता है तेल, ठीक है। तो आप सबके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ इसको मेथा तेल को पिपरमिंट बोलते हैं, ठीक है। आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप सबके यहाँ मेथा तेल किस नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इसका तो उत्पादन बाराबंकी में होता है ना, लेकिन अगर एकदम सर्वे की बात करें तो भारत पूरे विश्व का 80% उत्पादन करता है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 85% उत्पादन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। आगे क्या है, अर्जुन बांध नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्जुन बांध नहर चरखारी में स्थित है, ठीक है। बांध नहर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन नदी पर बनाया गया है, यह 1957 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, 1957 में। अर्जुन बांध की जो लंबाई है 42 मीटर, मुख्य नहर तथा 270.3 किलोमीटर वितरण प्राड़ी से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए सोयाबीन की बात करते हैं, तो सोयाबीन की खेती कहाँ होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों में, है ना, जैसे सभी जनपदों में तो होता है बुंदेलखंड, इसके अतिरिक्त बदायूं, शाहजहाँपुर और रामपुर, बरेली, मेरठ, इन जिलों में भी किसकी खेती किया जाता है, सोयाबीन की, है ना। तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में तो होता ही है, यहाँ भी होता है, मतलब आप कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
परीक्षा बांध कहाँ पर है? झांसी जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई जलाशय बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित बांध राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर नाम से जाना जाता है। इसका मतलब समझ में आया आप सबको कि जो राजघाट बांध है ना, उसका जो जलाशय है, इसी जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई जलाशय जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या है? आंवला के उत्पादन में, है ना। देखिए सब अब क्वेश्चन नहीं आयोग पूछ रहा है ना। अब सब क्या पूछ रहा है? एकदम खोद खोद के क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसर्च करके, है ना। एक एक क्वेश्चन ऐसे डाल दे रहा है जो लगभग लोग को ही पता रहता होगा या तो किसी को नहीं पता रहता होगा। ठीक है, जैसे आंवला के उत्पादन में कौन सबसे आगे है? प्रतापगढ़ है ना, सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन करता है। और अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आंवला का भी उत्पादन करता है। और ज़िले की बात करें तो कौन सा है? प्रतापगढ़। इसके अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में भी आंवला की खेती होती है। ठीक है, आगे देखिए कुछ बांध है। अडवा बांध कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। अरवला बांध कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। बदुआ बांध कहाँ? बांका बिहार में। एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है ना, तो यही पूछा गया था कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यही वाला उत्तर प्रदेश में नहीं था। और बघेलखंड वाला कहाँ है? बलरामपुर में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, शारदा नहर के बारे में देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पहाड़ी है। ठीक है, इसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ था और 1920 में इसके माध्यम से जलपूर्ति हुआ था। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बनवासा कहाँ है? उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर नामक स्थान से शारदा नदी से निकलती है। शारदा नदी नहर तंत्र की लंबाई कितना? 9,961.3 किलोमीटर है। और इससे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों में सिंचाई की जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या? उत्तर प्रदेश में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ पर बनाया गया है? सोनभद्र में। किस नदी पर बनाया गया? बांध पर, रेंद बांध पर। इसकी कुल क्षमता 150 मेगावाट होगी। अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ प्रमुख शहर हैं और कुछ नदी के किनारे हैं ना। पहले ज़माने में सब क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कौन सा शहर के किनारे कौन सा नदी है, मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर है ना। लेकिन अब ये सब सपना हो जा रहा है आयोग के सामने, है ना। फिलहाल पहुंच भी सकता है, कोई डरा नहीं है ना। तो बिट्ठूर आप सबको पहले बता दें, गंगा के किनारे हैं गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, गोमती, कौशाम्बी, यमुना और वाराणसी, गंगा और सुल्तानपुर, गोमती, अयोध्या, सरयू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पहला जो पेपर हुआ था आयोग का ऐसे जैसे दिसंबर वाला में ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था नदियों से। ठीक है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आयोग पूछ रहा है। देखिए गोकुल बैराज परियोजना, यह उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा एवं मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत मथुरा जिले में गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज निर्मित किया गया है। तो कहाँ पर है? मथुरा में बनाया गया है। आगे क्या? निचली गंगा नहर के बारे में देख लेते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा कहाँ पर? बुलंदशहर में। इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1878 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे क्या है? गोमती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लखनऊ से होकर बहती है। ठीक है, और पीलीभीत जिले से फुलहर नामक स्थान से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है, फुलहर नामक स्थान से ना। और ये गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर। गंगा नदी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है।
2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। और 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है गंगा नदी की। ठीक है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारतीय राजमार्ग के उन्नयन, संवर्धन व चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पर मिलता है? झांसी में। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है ना, सन भी पूछ रहा है, बहुत अच्छा सन पूछ रहा है ना। आगे क्या है? रामगंगा नदी। आगे देखिए क्या है, रामगंगा नदी। ठीक है, और किसके सहायक नदी है? गंगा जी का। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट मिलती है। और बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी जो गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी। और यमुना नदी सबसे बड़ा चाप का निर्माण भी करता है, ध्यान देना। ठीक है, आगे देखिए क्या, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना। तो इसकी लंबाई कितना? 302.22 किलोमीटर। यह एक्सप्रेस वे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिले को जोड़ता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी लंबाई याद होना चाहिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302.2 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक, तो आगे क्या, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। सबसे ज़्यादा कौन कौन सा बाढ़ से प्रभावित होता है? उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवण और मध्य बाढ़ प्रवण क्षेत्र और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभाजित किया, मतलब 3 पार्टों में बांटा गया। ठीक है, उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 48% भाग आता है ना। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है, मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र यही है, पूर्वी क्षेत्र है ना। 48% हिस्सा उत्तर प्रदेश का। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, इसका पूर्व नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिले से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई की बात करें 165.537 किलोमीटर है, लंबा है ना। और उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को जोड़ता है, किसको? ग्रेटर नोएडा को और आगरा को जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या, जीटी रोड। तो जीटी रोड उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, बनारस, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद इत्यादि से होकर गुजरती है। ठीक है, जीटी रोड शेषासुरी वाला ना। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, 16 नवंबर 2021 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किए थे ना। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो जनपद आजमगढ़, देखिए मुझे डाउट लग रहा है ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो उद्घाटन हुआ था आजमगढ़ में हुआ था ना, तो ये मुझे अभी इस पर आप रोक लगा दीजिए। ठीक है, बाकी डेट तो सही है। लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, मेरठ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तक होके जाती है ना। साथ इसका उद्घाटन आजमगढ़ नहीं हुआ था बल्कि सुल्तानपुर में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था? सुल्तानपुर में, सही है। ठीक, आगे क्या देखिए, बौद्ध परिपथ में कौन आता है? इसमें सारनाथ, कौशाम्बी, क्योंकि परिपथ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, महाभारत परिपथ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 13-14 परिपथ है ना, याद कर लीजिए, आपसे एक नज़र में पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु,
और श्रावस्ती, संकीसा, ये सब बौद्ध परिपथ में आते हैं। बौद्ध परिपथ का मतलब जहाँ जहाँ स्थान जो स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, तो उसको इसमें ज्वाइन कर दिया गया है। ताज हवाई अड्डा, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित था। इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए क्या है, कार्तिक लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? बुंदेलखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा कृष्ण, श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अवध के लोग कलाबाजी एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि कार्तिक नृत्य कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे बुंदेलखंड में। अगर थोड़ा और डीप में जाएगा तो ये भी मंथ भी पूछ लेगा। उससे कार्तिक महीना तो सबको पता है ठंडी में होता है ना। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? फुर्सतगंज में, अमेठी ज़िले के। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत हुआ था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और नृत्य आपसे पूछता है राय नृत्य, ये कहाँ होता है? ये भी बुंदेलखंड में होता है। महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है। ठीक। और सायरा नृत्य कहाँ होता है? ये भी बुंदेलखंड में होता है। किसानों द्वारा किया जाता है ना, जब किसान अच्छे से अच्छे अपना फसल काट लेते तो उसी की खुशी में किया जाता है। चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है? सिर पर रथ के पहिए पर घड़े रख कर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। और रावला नृत्य कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है ना। रावला नृत्य बुंदेलखंड यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य में शिक्षा पद, लोक कथनों, कहावतें, शिक्षा पद का मंचन किया जाता है। देखिए आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा नृत्य जिसमें मतलब कथन कहा जाता है, कहावत कहा जाता है ना, तो राहुला नृत्य में किया जाता है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, है ना। तो लखनऊ आला हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? अमौसी। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ऐसे पूछ लेगा कि अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पर? लखनऊ। बाबतपुर वाला कहाँ है? बनारस में। चकेरी वाला कहाँ? कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में। और फुर्सतगंज वाला कहाँ है? अमेठी में है। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य क्या है। कर्मा नृत्य कहाँ होता है? खरवार जनजातियों द्वारा होता है ना, मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में। धीवर नृत्य कहार जनजाति द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल में होता है, ये भी पूर्वांचल में होता है। धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा, जनजाति नहीं है। ठीक है। आगे देखिए धोबिया नृत्य, है ना। ये नृत्य धोबी जात के द्वारा किया जाता है ना, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और खाला नृत्य कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए क्या, यूपी के लोग जैसे ढोला हो गया, मारू हो गया ना, तो यूपी में भी होता है। ठीक है। बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी विशेष घटना पर गीत गाया जाता है ना। बिरहा बीर रस में गाया जाता है ना। आगे क्या है? रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जबकि कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोकगीत है। ठीक है। और जिसे मुक्ता महिलाओं द्वारा किया जाता है। ढोला आगरा एवं मेरठ के क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है ना। कजरी का उद्गम मिर्जापुर व वाराणसी से माना जाता है, जो कि भोजपुरी के अतिरिक्त अवधी भाषा में भी गाया जाता है। आगे क्या है? कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, तथा रसिया के मल्होर दोनों ही गान में ब्रजी व कौरवी दोनों भाषा में गाए जाते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए क्या है? आला बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस
कथा। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला व रुदर की वीरता का वर्णन किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में जो हमारे जो गांव है ना, उसमें पहले था, आज से 5-6 साल पहले, जब गांव में क्या होता था, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, फिर एक अच्छा प्लेस होता था, जैसे मंदिर का साइड था, तो वहाँ पर खड़े होकर गाते थे ना, तो हम सब जाते थे अच्छे से सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगता था बिरहा जब गाते थे ना, एकदम जोश आ जाता था एकदम शरीर में, ऐसा गाते थे। बहुत अच्छा है। और भी जब यहाँ देखिए बुंदेलखंड का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है अम्बेडकर नगर में, है ना, तो आप जान लीजिए बुंदेलखंड का क्षेत्र कितना ज़्यादा एकदम एक्टिव हो जाता होगा, है ना। आगे क्या है देखिए, कुछ लोक संगीत है। लोक संगीत क्या है, जैसे देवा मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी। आला महोबा से संबंधित है। कर्मानित सोनभद्र मिर्जापुर से संबंधित। कजरी कहाँ होता है, मिर्जापुर। बिरहा कहाँ होता है, मिर्जापुर बनारस। वैसे बिरहा हर क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो होली कहाँ होता है, बजे क्षेत्र में मनाया जाता है ना। नौटंकी हाथरस कानपुर ये सब क्षेत्र आता है। चैती अवधी व भोजपुरी क्षेत्र संबंधित है। लठमार होली देखिए, ये पेपर में नहीं आया ना अभी तक, आयोग नहीं पूछ सकता आपकी बार बीपीओ में, ठीक। इसका संबंध बरसाना से है। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के गांव बरसाना आए थे, जहां राधा व उनकी सहेलियां ने लठ से उन्हें भगाने का प्रयास किया था। तब से यह परंपरा आज भी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे कह लीजिए कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, बरसाना में, ठीक है। आगे क्या है, हाथरस व कानपुर परंपरा। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में हाथरस व कानपुर उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है जहां रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई व विकास किया ना। इसमें रामलीला है और नौटंकी है, दोनों क्षेत्र से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हाथपुर वाला नौटंकी है, एक तो कानपुर वाला। कानपुर वाला तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, ठीक है। तो यदि आप कानपुर से होंगे तो आप सब बताइए कि क्या है नौटंकी। हाथरसी व कानपुरी नौटंकी शैलियों में संवाद एवं गायन प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी पहले शादी विवाह में बहुत ज़्यादा नौटंकी जाता था, अब तो बहुत कम हो गया है ना, तो अब तो दूसरा नौटंकी जाता है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान तथा हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। तो कानपुर के लिए आपको याद कर लेना है, श्री कृष्ण पहलवान संबंधित है और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी फेमस है, ठीक है। आगे देखिए बनारस घराना, कुछ अब घराने के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो रसूलन बाई, मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित है। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही साथ ठुमरी, टप्पा और कजरी, चैती, भजन, गजल, ध्रुपद, धमार के गायन में परंपरागत थे, ठीक है। और देख लीजिए कुछ घराने, कुछ व्यक्ति हैं। लच्छू महाराज कथक से संबंधित है, ठीक है। फयाज खान ध्रुपद से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित, जो कि बनारस घराने से हैं। और तलत महमूज गजल से संबंधित है। ब्रिजू महाराज कथक से संबंधित है और अमजद अली खान सरोद वादन से संबंधित हैं, ठीक है। अब देख लीजिए गिरजा देवी, है ना। और ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट गांव में हुआ था। वे संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी, ठीक है। और 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में इनकी कोलकाता में देहांत हो गया। इन्हें पद्मश्री 1972 में मिला, पद्म भूषण 1989 को मिला और पद्म विभूषण 2016 को मिला। और संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1971 से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए ठुमरी क्या है, यह एक प्रसिद्ध भारतीय संस्कृत की एक गायन शैली है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। तो ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, लखनऊ से हुआ है, ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से।
नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान व लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी की विशेषता थिरकते ताले हैं, ठीक है। खमाज, काफ़ी, पीलू, गारा, तिलंग, भैखी आदि ठुमरी की प्रसिद्ध राग है। तो ये सब राग हो तो नहीं पूछा जाएगा ये सब, है ना, कि किसका राग है। वैसे आप सब अगर एक बार पढ़ लें ना तो अब पेपर में आएगा, 9 दिन बच्चा है, आप सब कर लेंगे। ठुमरी की रचनाएं बहुत सुगम, मधुर और आकर्षक होती। देखिए ये वाला लाइन ना आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट बना के वो भी पूछा गया है। अब देखिए उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार वादक से। और मास्टर फिदा हुसैन नरसी हिंदी रंगमंच से हैं, सितारा देवी कथक से हैं, और जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक से। ये देखिए सब पेपर में पूछा गया है कहीं ना कहीं, वो भी पीसीएस उसे में पूछा गया है, ठीक है। और देखिए राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित हैं, और ताज बेगम ठुमरी टप्पा से हैं, बड़ी मैना ठुमरी गायिका है, और अंबिका चतुर्वेदी ध्रुपद से संबंधित हैं, ठीक है। एक जो फेमस है इमजाद खानी घराना, इटावा को सितारवा सुरबहार संगीत इमजाद खानी घराना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि इमदाद खानी घराना किसे बोलते हैं, बताएंगे इटावा को, ठीक है। इमदाद खान के पिता साहिबदाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इमजाद खान ने सितार वादन में मीद, घसीट व झाला का विकास किया था, ठीक है। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब से पूछा जाएगा सुजात खान, निशांत खान और बुद्धिदत्त मुखर्जी किस घराने से हैं, तो आप बताएंगे इटावा घराने से, ठीक है। आगे देखिए क्या राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है ना, 1988 स्थापना हुआ था, 88-89 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में संस्कृत विभाग के अंतर्गत 1988-89 में किया गया। देखिए इतना आपसे पेपर में पूछा गया स्टेटमेंट बना के, है ना, कि कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है, और किस विभाग के अंतर्गत आता है? संस्कृत विभाग के अंतर्गत, ठीक। आगे क्या, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखन और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन करना है, ठीक है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र उत्तर मध्य क्षेत्र में, तो कहाँ पर है? पूछा गया पेपर में, ये प्रयागराज में स्थित है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ है, अब बताएंगे प्रयागराज में। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, है ना। 1985-86 में पटियाला, कोलकाता, तंजौर, उदयपुर, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, दीमापुर, नागपुर में 7 आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए थे, जिसमें से एक कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? प्रयागराज में है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पेपर में आया है। यूपी का गुरु पूर्णिमा त्यौहार हिंदुओं और बौद्धों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। ये पर्व हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने, और आषाढ़ महीना कब आता है? जून से अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ना। और इस हिंदू पर्व को महंत व्यास की स्मृति में मनाया जाता। आपसे यही पूछा गया कि जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ना, किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे व्यास जी के। जबकि बौद्ध इसी दिन की भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्हें इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिए थे, ठीक है। आगे क्या है, मुड़िया मेला बहुत इंपॉर्टेंट मुड़िया मेला है, कहाँ पर मनाया जाता है? मथुरा में, ठीक है। मुड़िया मेला जिसको पूनो मेला भी कहा जाता है, आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन मथुरा में होता है। वृंदावन में गुरु पूर्णिमा मतलब आषाढ़ माह की पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। तो इसका लोकेशन आपको याद होना चाहिए। मुड़िया मेला कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। कौशाम्बी से क्या आप सब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है, ये भी पूछा गया है।
कौशाम्बी में अनेक बौद्ध विहार थे, उनमें से सर्वप्रमुख घोषिताराम इसका इसमें से एक प्रमुख है घोषिताराम विहार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि घोषिताराम विहार कहाँ है, कौशाम्बी में। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषी ने करवाया था और इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। ठीक है। और देवा शरीफ कहाँ मेला लगता है, बाराबंकी में। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार प्रतिवर्ष देवा शरीफ बाराबंकी का मेला लगता है। बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ये पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि देवा में किसकी मजार है, तो वारिस अली शाह जी का मजार है। उनके वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक माह में एक बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है। नौचंदी मेला बहुत इम्पोर्टेंट है। यह मेरठ में नौचंदी में लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता का प्रतीक माना जाता है। नौचंदी मेला में जहां नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भी है, वहीं मंदिर के सामने मियाँ की दरगाह भी है ना। अच्छा, एक कम लगाया जाता है, इसे गर्मी के सीजन में मेला लगता है, वो भी रात में लगता है, 1 महीने के लिए लगता है। ठीक है। तो जो भी हैं कहाँ से, मेरठ से हैं, है ना। अगर आप सब मेरठ से वीडियो देख रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो आप सब बताएं नौचंदी मेला के बारे में। ठीक। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला तो आप सब देख लिए हैं ना, कितना बड़ा मेला था, कितना भयानक मेला था ना, कितना जोश उल्लास के साथ मनाया गया मेला था। इसका आयोजन 12 वर्ष पे किया जाता है। यह मेला देश के 4 स्थानों पर लगता है। ये भी शायद पेपर में आया था, है ना। तो 3 स्थान दिया था, 1 स्थान पूछ रहा था। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, 4 स्थान पर पूरे देश में लगता है। पारंपरिक रूप से कुंभ मेला 12 वर्ष पर एवं अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला को महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ मेला को कुंभ की संज्ञा दिया। और देख लेते हैं इधर से कुछ प्रसिद्ध मेला, है ना, क्योंकि मेला आप सबसे पूछा जाता है। गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में। ये भी 1 महीना का मेला लगता है ना, ठंडी के सीजन में। गोविंद दशमी के दिन शुरू होता है, 1 महीना चलता है। और कैलाश मेला कहाँ लगता है, आगरा में। और सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नौचंदी मेला आप सब जाने गए, मेरठ में। कलिंजर मेला बादा में। सोरो मेला कासगंज में। और देवी पाटन मेला बलरामपुर। और काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में, है ना। और फर्रुखाबाद में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी, है ना। औरंगजेब ने बनवाया था फर्रुखाबाद का घाट। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी मेला बलिया में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। माघ मेला प्रयागराज में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। जल विहार मेला बुंदेलखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखे सब क्वेश्चन आया। बलदेव छठ का मेला जेवर में, है ना। और शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है, मुजफ्फरनगर में। अच्छा, बलदेव छठ का मेला ये थोड़ा जेवर में नहीं लगता, हमारे समझ से मथुरा में लगता है। ठीक। बट इसको थोड़ा डाउट में रखिए, आप सब एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे पिन करके। ठीक। आगे क्या देखिए, सुलाकुल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है भी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है ना। अब देख लेते कुछ तीर्थ स्थान। तो चक्र तीर्थ कहाँ पर, नैमिष नारायण में, है ना, सीतापुर में। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध और जैन दोनों कहाँ है, कौशाम्बी में, अभी बताए थे ना। और वृंदावन मंदिर कहाँ है, मथुरा में। जेके मंदिर कहाँ है, कानपुर में। और विश्वनाथ मंदिर बनारस में। और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। ठीक। आगे क्या, कबीरपंथियों का पवित्र स्थान मगहर, क्योंकि मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। ठीक। और भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ये भी आपको बता चुके हैं। हाजी वारिस अली शाह के दरगाह कहाँ, देवा शरीफ में है ना। और बाराबंकी में है ना देवा शरीफ। और 88,000 ऋषियों की जो तपोभूमि है, किसको बना जाता है, माना जाता है नैमिष नारायण को, सीतापुर में। बहुत इम्पोर्टेंट है। IT सिटी उत्तर प्रदेश में। HCL IT सिटी की स्थापना लखनऊ में तथा
अंसल आईटी सिटी एवं एंड पावर्स की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। दोनों ही संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो सबसे पहला आईटी सिटी उत्तर प्रदेश का कौन सा था? लखनऊ था। आप जान रहे हैं कि लखनऊ में पहला एआई सिटी भी बन रहा है 5 करोड़ की लागत से, है ना। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इस कहाँ पर है? कानपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। पूछा जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा। अब देखिए कुछ पत्रिका से संबंधित है ना, क्योंकि आपके पेपर में पत्रिकाओं से भी पेपर में आता है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका एकता कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम बम्बई से 1826 में हुआ था। तत्पश्चात 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशन किया गया था। ठीक। हनुमान प्रसाद पोछार पत्रिका के संपादक व आजीवन संपादक रहे हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए कन्नौज के बारे में। कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है ना, सभी लोग जानते हैं। यहाँ का इत्र अत्यधिक उत्पादन किया जाता है और यहाँ से इत्र विदेश में भी निर्यात होता है। इस शहर की बड़ी जनसंख्या इसी उद्योग से सम्मिलित है। ध्यान देना, बड़ी संख्या में तो ज़्यादा लोग यहाँ से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के सब लोग ही इत्र का उत्पादन करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछा गया पेपर। ठीक है, सब लोग नहीं करते हैं, भले ज़्यादा लोग करते हैं लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। दिया सलाई उद्योग कहाँ से संबंधित है? बरेली से, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, उसका स्थान है ना। यहाँ भी पेपर में आप में पूछा जाएगा। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। और केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। भारतीय दलहन कानपुर में। खाद्य पार्क कहाँ? नोएडा में। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ? लखनऊ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? नोएडा में। ये सब देखिए लगभग सबको याद भी हो गया होगा ना, क्योंकि मेंस आप सब एग्जाम दे रहे हैं। ये देखिए वीडियो सबके लिए जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान का मथुरा में, है ना। और राष्ट्रीय क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ? गाजीपुर। अच्छा देखिए गाजीपुर में है। ये क्वेश्चन हम थोड़ा इसको रखते हैं डाउट में ना, क्योंकि गाजीपुर में हमारे समझ से गाजियाबाद में है। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस वेरीफाई आप सब कर लीजिएगा, हम करके बता देंगे। ठीक, छोड़ दीजिए इसको। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? लखनऊ में। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड माइक्रोबैक्टीरियल डिसीजेस कहाँ पर? आगरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिकल कहाँ? मेरठ में है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? इलाहाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है। अब देखिए कुछ उत्पादन केंद्र, कुछ उद्योग है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आंवला वो खाने वाला आंवला नहीं, आंवला का शहर है ना। तो उर्वरक यहाँ से उत्पादन होता है। मोदी नगर से रबड़ का उत्पादन होता है। बाराबंकी से पॉली फाइबर, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। कानपुर से विस्फोटक और नजीमाबाद से प्लाईवुड और कानपुर और आगरा से चमड़ा का सामान और बरेली से सुरमा। ठीक है। आगे क्या है देखिए, कुछ उत्पादक। और अमेठी से किसका? मुंज के उत्पाद बनाया जाता है। बागपत से घरेलू ओडीओपी के बारे में आप सब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर से रेडीमेड कपड़े और आगरा से चर्म उत्पाद। बरेली से दिया सलाई, मिर्ज़ापुर से कालीन और सहारनपुर से कागज उद्योग और वाराणसी से लकड़ी के खिलौने और मेरठ से खेल कूद का सामान। ठीक है। तो ओडीओपी से आपसे क्वेश्चन आता है। मुरादाबाद से पीतल के बर्तन, मथुरा से पीतल की मूर्तियाँ, अलीगढ़ से ताला, फिरोजाबाद से चूड़ियाँ, टांडा से विद्युत हथकरघा मतलब कपड़े का सामान यहाँ भी होता है ना, अम्बेडकर नगर में है। और गोटे का कार्य कहाँ से होता है? लखनऊ और बनारस में होता है। बैत की और छड़ियाँ कहाँ बनती है? बनारस में। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, आजमगढ़ में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। और शीश मतलब क्या? शीशा का शिल्प, है ना, फिरोजाबाद। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प कहाँ?
सहारनपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मृतिका शिल्प खुर्जा से, और ढलवा घंटिया कहाँ बनता है? जलेसर में, ठीक। और एल्युमिनियम का जो काम होता है कहाँ? रेणुकूट सोनभद्र में। और एंटीबायोटिक्स कहाँ होता है? ऋषिकेश। वैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन पूछा था आपसे। आगे देखिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या। ग्रेटर नोएडा के पास स्थित दादरी व मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार व सोनभद्र में स्थित चुर्क व डल्ला कारखाने सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये सब क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। चाकू व कैंची के लिए अलीगढ़ व मेरठ, सबसे ज़्यादा कैंची क्रांतिकारी नगर भी मेरठ को बोला जाता है ना। आगे देखिए, कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना कहाँ पर होता है? कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट संस्थान कौन कौन सा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर? बनारस में। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, है ना। और 1926 में इसकी स्थापना हुआ था। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? अमेठी में है। आगे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। अपैरल पार्क कहाँ? गाजियाबाद में। और प्लास्टिक सिटी कहाँ? कानपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का मुख्य केंद्र और निदेशालय कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है, ठीक है। आगे क्या है, STPI है ना। STPI मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। नोएडा के नियंत्रणाधीन प्रदेश में 4 अन्य STPI केंद्र कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में स्थित है, ठीक। नोएडा उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रयागराज में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? नोएडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है? प्रयागराज में किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, प्रथम सबसे पहले है ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में, ठीक। और आगे क्या है, नॉलेज पार्क। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पार्क की स्थापना किया गया। आपसे इससे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नॉलेज पार्क कहाँ, तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। और एग्रो पार्क कहाँ पर है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा और कुर्सी रोड बाराबंकी तथा करखियायाँ वाराणसी में 2 एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं ऐसे, एक तो बनारस में, एक तो कानपुर में, ठीक है। इसके अतिरिक्त हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर में भी कई ऐसे पार्क स्थापित किए गए हैं, ठीक है। आगे क्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शीलाधर मृदा विज्ञान केंद्र। ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। यह मृदा से संबंधित शोध की दिशा में स्थापित संस्थान है, मतलब मृदा से संबंधित शोध से संबंधित काम करता है शीलाधर। आगे देखिए क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? शिमला में है ना। और इसके 7 क्षेत्रीय अनुसंधान हैं, है ना। तो मेन जो है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है वो आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश में देखिए, एक तो कहाँ पर? मोदीपुरम मेरठ में स्थित है, ठीक है। और तो बाकी तो नहीं कोई उत्तर प्रदेश का दिख रहा है, ठीक। तो आप खाली यही कर लीजिए कि मोदीपुरम मेरठ से आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। आगे देखिए क्या, विज्ञान नगरी आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ का लोकार्पण 7 सितंबर 1989 को हुआ। वह इसका उच्चीकरण आंचलिक विज्ञान नगरी
के रूप में 21 सितंबर 2007 को हुआ था। और स्थापना तो 1989 को हुआ था, लेकिन इसका एडवांस वर्जन कब आया था? 2007 में। ठीक है। अच्छा, विज्ञान नगरी कहाँ पर है? लखनऊ में। अभी आपको बताया ना, यहीं पर AICT भी बन रहा है 5 करोड़ की लागत से। केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खुर्जा में। खुर्जा यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना की है, मतलब इसका मेन हेड कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो यही खाली पूछा गया है कि खुर्जा सिरेमिक सिटी किसको बोला जाता है? खुर्जा, है ना, बुलंदशहर में। आगे क्या है? कृषि अनुसंधान परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये पूरा नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था सचिव का, उसमें ऐसे फुल फॉर्म से संबंधित पूछ लिया था, वहाँ सड़क वाला पूछा था ना, एजेंसी वाला। तो UPCAR का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। और राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, ये कहाँ है? NBRI, है ना, देश की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत काम करता है, जिसे अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिकृत कर लिया था। और 25 अक्टूबर 1978 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया। तो नाम कब बदला था? 1978 में नाम बदला था। और आगे क्या है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में काम करता है। ठीक। आगे देखिए, लखनऊ में CSIR के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या है? पहला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ? लखनऊ में। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। और केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ? लखनऊ में, है ना। तो ऐसा सुगंध पौधा के नाम से आया था पेपर में, है ना, उसकी स्थापना पूछा था। तो ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। CDRI का मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IITR का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। ठीक। और NBRI का मतलब नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CIMAP का मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। इफ्को यूरिया कारखाना कहाँ है? एक तो आंवला है, आंवला कहाँ है? बरेली में। और दूसरा फूलपुर में। फूलपुर कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ? बनारस में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का कानपुर में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में, है ना। और भारतीय चारा गाय एवं चारा अनुसंधान संस्थान का झांसी में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का लखनऊ में। ये जो इसका जो अंग्रेजी का नाम है ना, इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल, उत्तर प्रदेश में देखिए, यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च को 1912 में कृषि रासायनिक जॉर्ज क्लार्क द्वारा एक शोध के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में, है ना। वर्ष 1944 में राज्य सरकार द्वारा कृषि निदेशक लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में शोध केंद्र शाहजहांपुर में प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। गन्ना शोध कार्य एवं उपज वृद्धि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1972 में यह शोध केंद्र गन्ना आयुक्त
उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में आ गया। तो 1972 में नियंत्रण में आया था। शोध कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश शोध परिषद की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक, फलतः 1977 में गन्ना शोध संगठन को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करके एक स्वशासी संस्था, ये याद कर लेना, स्वशासी संस्था उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ बना? शाहजहाँपुर में। तो देखिए इसका जो शाहजहाँ है तो सबको याद है, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1912 में। ठीक, और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, ठीक है, वर्तमान में बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी डीजल व बिजली दोनों प्रकार के रेल इंजन बनाता है ना। तो डीजल इंजन के लिए पहले फेमस था ही, अब तो डीजल इंजन धीरे धीरे क्या हो गया? बंद हो गया, तो विद्युत से चलने लगा। अब थोड़ी ना कंपनी बंद हो जाएगा, है ना। इसने वर्ष 2017 से इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव बनाने प्रारंभ किए, है ना। इससे पहले डीजल वाला बनता था, तो 2017 से विद्युत वाला बनाने लगा इंजन। यह भी मुख्यतः इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव ही बनाता है और डीजल लोकोमोटिव का निर्माण केवल गैर भारतीय रेल कंपनियां या निर्माण मांग पर ही करता है ना। मतलब जब डिमांड आता तभी करता है। वैसे अब बंद होने वाला है धीरे धीरे, अभी कहीं चलता होगा तेल वल से, है ना, वैसे तो कम ही है। खादी ग्रामोद्योग उद्योग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, ठीक है, पेपर में, तो चांस है कि बीपीओ में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए खादी ग्रामोद्योग उद्योग से। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के चतुर्मुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या 10 1960 के अंतर्गत इस बोर्ड का गठन एक सलाहकारी बोर्ड के रूप में 1960 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है ना, सलाहकारी बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। तपोप्रांत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संस्थान अधिनियम संख्या 64 1966 द्वारा उपयुक्त अधिनियम को संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। बट इतना नहीं आपको याद करना, खाली ये याद करना कब स्थापना हुआ था? 1960 में, है ना। आगे क्या है? इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वतः शासित संस्था, ये भी देखिए कौन सी संस्था है? स्वतः शासित संस्था, तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश से समस्त खादी ग्रामोद्योग योजनाएं बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया। जुलाई 1984 में बोर्ड अधिनियम के पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष नामित होते। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके मंत्री कौन होते हैं? तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो मंत्री होते हैं ना, इसके अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बात आपको इम्पोर्टेंट करना है। स्टेटमेंट बनाएगा, एक तो मंत्री से बनाएगा, एक तो इसके स्थापना से बनाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है विश्वविद्यालय से। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 सामान्य, ये भी आपसे इससे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने समान केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ध्यान देना, अगर सामान्य से पूछे जाएगा ना तो आप बताएंगे 4, वैसे कुल पूछा जाएगा तो बताएंगे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, ये तो मेन मुख्यतः है ना, जो जनरल है। इसके अतिरिक्त 2 हैं, कौन कौन सा? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई, है ना, कि इसके अतिरिक्त एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कौन सा? कृषि से संबंधित, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में। ठीक, और दूसरा है एक विमानन विश्वविद्यालय है, जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, कहाँ पर? अमेठी में। तो देखिए, एक कृषि, एक विमानन और 4 तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, यही 2 अलग है। ठीक, आगे क्या है? उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा
परिषद अधिनियम कब आता? 1995 में आता अधिनियम। अब देखिए कॉलेज का नाम आपसे पेपर में पहले दिन आयोग ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना, एकदम अच्छे लेवल का पूछा था। महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? झांसी में। ये तो लगभग सब लोग अनुमान लगा के इसको निकाल लेंगे ना कि रानी बाई लक्ष्मी के नाम से तो कहाँ हो ही सकता है। अब देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट है जीएस विद्यार्थी मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज कहाँ? गणेश शंकर विद्यार्थी से भी आप कानपुर को रिलेट कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ से वो पत्रिका ज़्यादा निकालते थे। एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? गोरखपुर में। तो बाबा से याद कर लीजिए, तो दोनों बाबा गोरखपुर से संबंधित हैं। ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था, में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था, तथा 2004 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो स्थापना तो 2004 में हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में। ठीक। अब कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर? अयोध्या में है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर? मेरठ में है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अगला कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ? कानपुर में। सैम हिंगनबाटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस कहाँ पर है? प्रयागराज में है ना। कहाँ पर है? प्रयागराज में होगा। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? झांसी में है ना, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। और बादा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बादा जिले में है। ठीक। अच्छा, इधर एक छूट गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा में है, मखदूम है ना। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 2002 में, मथुरा जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। आगे देखिए क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1987। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में। ठीक। शायद कि स्टोर वाले में पूछा गया था या मंडी परिषद वाले में। काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना मूलतः काशी विद्यापीठ के नाम से असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में भारत के पश्चिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किया था। ठीक है। इसे 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम दिया गया। शिव प्रसाद गुप्त ने 1920 में आज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र भी निकालते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आज जो समाचार पत्र है ना, कहाँ निकलता था? बनारस से निकलता था। ठीक। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना 1965 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक। आगे देखिए, प्रथम संगीत विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था, है ना। पंडित बिसड़ू, ये नाम याद कर लीजिए, अब ये नाम पूछेगा जरूर अब की बार। पंडित बिसड़ू नारायण भातखंडे के प्रयासों से संगीत की शिक्षा में लखनऊ में और 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है। और 1966 में इसका नाम बदल दिया गया था, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय रख दिया गया था। कब? 1966 में। भारत सरकार ने 2000 में क्या किया, इसका नाम फिर इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। और फिर 2022 में राज्य सरकार ने इसको संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया, है ना। अब इसका नाम क्या है? भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। तो देखिए कितनी बार, ये तो करंट की चीज़ है तो इतना तो याद ही कर लेंगे। ठीक है। आगे देखिए कुछ प्रमुख संस्थान है उसकी स्थापना, क्योंकि ये पूछा जा रहा पेपर में। तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में, है ना। संस्कृत का दर्जा कब मिला था? 2022 में।
राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य अकादमी 1975 में। देखिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास के लिए 1 अगस्त 1975 को लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना हुआ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ, लखनऊ में 1975 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे क्या है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2001 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 2008 में। ये भी पेपर में पूछा गया शकुंतला वाला कि कहाँ पर है, तो आप बताएंगे लखनऊ में है, ठीक है। अब देखिए जनजातियाँ का यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि हर पेपर में लगभग 1-2 जनजातियाँ क्वेश्चन पूछ ले रहा आयोग। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सा है, चेरो, गोंडा और खरवार, ओझा, नायक, धुरिया, पथारी, ये सब जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, बनारस में पाई जाती है। अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। यहाँ गोंड और धुरिया, अच्छा वहाँ ऊपर गोंडा था ना, गोंडा नहीं गोंड ही होगा ना, गोंडा लिखा गया है, ठीक, सही कर लेना। पारी, खरवार, पहाड़िया, बैगा, पंखा, पनिका, पटारी, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। और पहाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आजीविका के लिए पूर्णतः वनों पर निर्भर करती है। पहाड़िया जनजातियाँ भारत की विंध्य पर्वत क्षेत्र में निवास करती हैं, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो पहाड़िया जनजातियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र जिले में। जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इस जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रथा प्रचलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस जनजातियों में बहुपति प्रथा व्यापक है। बहुपति मतलब एक औरत, उसके पास 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं ना, यही तो बहुपति। ये रीति रिवाज किस में पाया जाता है, जौनसारी में। यहाँ पुरुष प्रधान समाज होता है। देखिए प्रधान तो पुरुष प्रधान है, लेकिन महिलाएं जो हैं 1 से अधिक पति रख सकती हैं, है ना। जिसमें सबसे बड़ा भाई ढोगला या स्याड़ा परिवार का प्रमुख होता है। ये देख लीजिए ढोगला क्या होता है, सबसे बड़ा भाई जो होता है, मुखिया। आगे क्या है, थारू जनजाति, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है बार बार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने थारू हैं, 10, 52, 91। उत्तराखंड में इतना, फिर बिहार में इतना पाई जाती हैं, ठीक है। ये यूपी का तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ा जनजाति गोंड, फिर खरवार, फिर कौन सा, थारू, है ना। सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, थारू ही। और बुक्सा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बिजनौर में। कल्प योजना 1998 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना का प्रारंभ किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्प योजना का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे प्राथमिक शिक्षा से। स्थापना कब हुआ था, 1998 में। किसान बही योजना, उत्तर प्रदेश में किसान बही का प्रारंभ 1992 से 93 में किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को उनके कृषिगत भू क्षेत्रों के विवरण की बही प्रदान की जाती है। तो इतना ज़्यादा नहीं, तो आप सब याद कर ले कब हुआ था, 1992-93 में। आगे क्या, उर्दू भाषा। उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, 1989 में दिया गया था ना। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुआ था, 1972 में। दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना, है ना। उत्तर प्रदेश में प्रदेश शासन ने प्रदेश में पाली, संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा के सम्यक विकास एवं प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को हुआ था, संस्कृत संस्थान की। और हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुआ था, यही चीज़ है ना, खाली 30 दिसंबर रहेगा। तो दोस्तों आप सबके लिए जो भी पूरा आप सब देख रहे हैं, लगभग हर टॉपिक यहाँ पर रिवाइज हो गया है ना। तो आप सब इतना 1-2 बार पढ़ लीजिए, ठीक। और बाकी
और अगर उचित लगेगा तो दूसरा इसका पार्ट ले आएंगे जल्दी। ठीक, बाकी आपसे रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।